गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी 6.6। तो इसमें क्या कह रहा है, ऑब्जर्व अ फिश इन एन एक्वेरियम। आप एक्वेरियम में फिश को ऑब्जर्व करिए। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड गिल स्लिट बिहाइंड देयर आइज ऑल्सो ओपन एंड क्लोजेस। तो क्या कह रहा है, उनके माउथ तो ओपन एंड क्लोज तो हो रहे हैं, बट उनके साथ साथ क्या हो रहा है, गिल स्लिट्स भी ओपन या क्लोज हो रही है। The timing of the opening and the closing of the mouth and the gill slits coordinate in the manner। क्या opening and closing of the mouth and the gill slits क्या coordinate कर रहा है एक दूसरे से। Count the number of the times the fish open and close its mouth in a minute। आपको क्या कह रहा है कि number of times count करना है कि कितनी बार fish open कर रही है and mouth को close कर रही है। उसके बाद कह रहा है compare this in a number of times you breathe in and ब्रीथ आउट इन अ मिनट। और उसके बाद फिश के जो नंबर ऑफ काउंट से उसको आप अपने नंबर ऑफ काउंट से कंपेयर करिए कि आप कितनी बार ब्रीद इन कर रहे हैं एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो ब्रीफ प्रोसीजर तो आपको पता लग गया है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि हाउ मेनी टाइम्स दे ओपन एंड क्लोज इन अ मिनट। तो ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे, द ब्रीदिंग रेट ऑफ द फिश इज़ मोर देन अस। जो फिश है इसका जो ब्रीदिंग रेट है वो ह्यूमन से हमसे ज़्यादा है। तो क्यों है अब आपको बताती हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या है, द ऑर्गेनिज्म लाइक द फिशेस एनिमल्स एंड द ह्यूमन्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू मीट देयर एनर्जी डिमांड। किस चीज़ के लिए, कि वो अपने एनर्जी डिमांड को कंप्लीट कर सके जितना उनको चाहिए। दे डू दिस बाई टेकिंग आइदर डिजॉल्व ऑक्सीजन in the water as a fish or the oxygen present in the air by lungs। तो दो चीज़ों से हो सकती है, जैसे या तो फिशेस वगैरह है वो क्या कर रही है, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन ले रही है वाटर से, या फिर ह्यूमन्स है तो वो क्या कर रहे हैं, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है हम कैसे ले रहे हैं, लंग्स से ले रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इज़ नॉट हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ऑक्सीजन वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता है। ड्यू टू दिस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर इज़ लेस। इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीजन का अमाउंट वाटर में क्या हो गया, काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर में। दैट इज़ 9 मिलीग्राम पर लीटर। सो टू मीट द डिमांड फॉर ऑक्सीजन fish opens and closes its mouth and gills more frequently which is around 90 to 100 times a minute। इसलिए क्या कह रहा है कि सो डैट कि वो ऑक्सीजन के डिमांड को कंप्लीट कर सके, जितना उसे चाहिए उतना वो ले सके, इसलिए क्या करते हैं वो 90 to 100 टाइम्स वो क्या करते हैं, गिल्स या माउथ को ओपन करते हैं एंड क्लोज करते हैं इन अ मिनट। एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में बच्चों कितने ऑक्सीजन है, 21% हम एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट है। सो वी नीड अ लेस रेट ऑफ ब्रीदिंग टू फुलफिल अ नीड। इसलिए क्या है, हमें बहुत ज़्यादा ब्रीथ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रेट एज़ कम्पेयर टू फिश कम है। एज अ रिजल्ट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी रेट इज़ ओनली 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। तो ह्यूमन के कितने हो गए रेस्पिरेटरी रेट, दैट इज़ 12 to 20, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एज़ कम्पेयर टू वाटर कितने हैं यहाँ पे 9 मिलीग्राम पर लीटर, और यहाँ पे कितना एटमॉस्फेयर में 21% है। इसलिए ह्यूमंस में क्या हो गया ब्रीदिंग रेट, ओनली 12 to 20 ब्रीदिंग रेट पर मिनट। तो ये समझ में आ रहा है आपको। तो एक्टिविटी हम देख चुके हैं, समझ में भी आ गया। अब हम बढ़ेंगे आगे। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, the rate of breathing in the aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism। इसलिए क्या होता है, aquatic animals में जो breathing rate है वो बहुत ज़्यादा होता है as compared to terrestrial organism। तो ये समझ में आ गया आपको। Next is fishes take in water through the mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken by the blood। तो कौन हेल्प कर रहा है डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेने के लिए, गिल्स हेल्प कर रहा है, और वहाँ से क्या होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन लेने के बाद वो ब्लड में चला जाता है, सर्कुलेट कर देते हैं जहाँ जहाँ उसे ज़रूरत है। अब बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन। ये क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लेने के लिए एक पर्टिकुलर इनमें ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऑक्सीजन लेने के बाद क्या होता है, दिस ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल दीज ऑर्गेन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच
एटमॉस्फेयर। तो हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। हर ऑर्गेन्स में आप देखेंगे, हर ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेन्स में तो उनमें क्या होता है, ऐसा बना होता है सो डैट सरफेस एरिया ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सके। सिंस द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू प्लेस अक्रॉस दिस सर्फेस, इसलिए क्या होता है, इसी सर्फेस से एक्सचेंज होना चाहिए, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस सर्फेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। ये जो सर्फेस होता है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा फाइन है और बहुत डेलिकेट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सर्फेस इट इज़ यूजली प्लेस्ड विद इन द बॉडी सो डैट कि ये ऑर्गेन्स काफ़ी सॉफ्ट डेलिकेट है, तो ये क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है कि कोई उसे प्रॉब्लम ना हो, डैमेज ना हो। सो देयर हैव टू अ पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो क्या होना चाहिए, एयर वहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्रॉपर पैसेज होना चाहिए। In the addition, there is a mechanism for moving the air in and out of the area where the oxygen is absorbed। क्या कह रहा है, और एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी होना चाहिए सो डैट एयर क्या हो सके, ह्यूमन बॉडी के अंदर आए और दोबारा से वो बाहर जा सके और जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब्ड हो सके। सो बच्चों, आया समझ में आपको यहाँ तक? इन ह्यूमन बीइंग, फिगर नेक्स्ट पेज पे दे रखा है 6.9, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। तो एयर ह्यूमन बॉडी में कैसे आ रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, नॉस्ट्रिल से। द एयर पासिस थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। नॉस्ट्रिल में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फाइन हेयर प्रेजेंट होता है। द पैसेज इज ऑल्सो फिल्टर्ड, द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। तो क्या होता है, जो पैसेज है उसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, म्यूकस प्रेजेंट होता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट। तो नॉस्ट्रल से जो पैसेज है वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है और हेयर प्रेजेंट है, और वहाँ से कहाँ जा रहा है एयर, थ्रोट में जा रहा है, और थ्रोट के बाद कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। द रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट में क्या आप देखते हो, इवन टच भी करके देखोगे गले के पास तो आपको क्या दिखेगा, कार्टिलेज ऑफ रिंग्स दिखेंगी बहुत सारी। These ensure that the air passage does not collapse। तो ये रिंग्स क्यों बना हुआ है, सो डैट जो एयर पैसेज है ये कोलैप्स ना हो सके। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कार्टिलेजनस रिंग, सो डैट टू इंश्योर डैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। सो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो फिगर लास्ट पेज पे बोल रहा था 6.9, यहाँ देखिए ये आपका नेजल पैसेज है, माउथ कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, दिस वन इज़ द ट्रेकिया, दिस वन इज़ द रिंग ऑफ कार्टिलेज। यहाँ देखिए ये रिंग ऑफ कार्टिलेज दिख रहा है, सी शेप्ड होता है ये। उसके बाद है ये लंग्स, उसके बाद देन दिस वन इज़ रिब्स, और ये आपका डायफ्राम है। समझ में आ गया? और अब ये जो है एल्व्यूलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्व्यूलर सैक, ये मैं पहले आपको थोड़ा यहाँ समझा देती हूँ, उसके बाद बाई फिगर आपको बताऊँगी क्या है। विद इन द लंग्स the passage divides into the smaller and smaller tube which finally terminates in a balloon-like structure which is called the alveoli sac। तो क्या होता है, पहले तो यहाँ तक आ गया ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद क्या हो गया आपका ब्रोंकाई, वो किस में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकियोल्स में, एंड फाइनली वो किस में आ रहा है, एल्वुलर सैक में आ रहा है। तो ये वही चीज़ बोल रहा है, जो एंड क्या हो गया आपका, एल्वुलाई हो गया। द एल्वुलाई प्रोवाइड अ सरफेस where the exchange of the gases can takes place। तो अगर आपसे पूछिएगा कि इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, एल्वुलाई सैक में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। द वॉल ऑफ द एल्वुलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो इसके वॉल में क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। एज वी हैव सीन इन द अर्लियर, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या हो रहा है, हमारे रिब्स लिफ्ट हो रहे हैं और डायफ्राम फ्लैट हो रहा है। समझ में आ गया? और क्या हो रहा है, द चेस्ट कैविटी क्या होता है, बिकम लार्जर। आप चेस्ट पे भी हाथ रख के देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी आपको ज़्यादा बड़ी दिखेगी, लार्जर आपको फील होगा। बिकॉज ऑफ दिस द एयर इज सक्ड इन टू द लंग्स एंड फिल द एक्सपैंडेड एल्वुलाई। और क्या करता है, इससे जब आप ब्रीद इन कर रहे हो तो क्या हो रहा है, चेस्ट कैविटी बड़े होने के बाद क्या हो रहा है, सारे एयर लंग्स में जा रहे हैं, जिसके वजह से एल्वुलाई में एक्सपेंशन आ रही है। द ब्लड ब्रिंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वुलाई
and the oxygen in the alveoli is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to transport to the all cell of the body। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या कह रहा है, जब भी आप सांस ले रहे हो तो क्या हो रहा है, जब सांस ले रहे हो तो बाहर से एयर अंदर आ रहा है। इट मीन्स क्या कर रहा है, द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वुलाई। तो जो भी एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहाँ रिलीज़ हो रहा है, एल्वुलाई में रिलीज़ हो रहा है। और क्या कह रहा है, जो ऑक्सीजन है एल्वुलर एयर में वो टेकन अप हो जाता है, वो एल्वुलाई ले लेता है और वहाँ से क्या करेगा, सारे जितने भी ब्लड वेसल्स से सारे ऑर्गन्स में या जहाँ जहाँ सेल्स में चाहिए वो ऑक्सीजन दे देता है। ये बात आ गई समझ में। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, जब ब्रीदिंग साइकिल हो रही है, व्हेन द एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम। जब भी आप सांस लेते हो और फिर दोबारा सांस छोड़ देते हो तो भी ऐसा नहीं है कि सारा का सारा एयर आप बाहर निकाल देते हो, कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहता है हमेशा लंग्स में, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर, सो दैट there is a sufficient time for the oxygen to be absorbed and for a carbon dioxide to be released। तो क्या होगा, जब भी आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी जब आप बोलोगे कि हम तो रिलीज़ करने के बाद या एक्सहेल करने के बाद कुछ भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता लंग्स में, तो ये गलत है। उसके बाद भी थोड़ा कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है, सो दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम। When the body size of the animal is large, जब एनिमल का बॉडी साइज ज़्यादा होता है, the diffusion pressure alone cannot take care of the oxygen delivery to all the part of the body। जब साइज़ जो बॉडी है अगर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ डिफ्यूजन प्रेशर से सारे बॉडी पार्ट्स में नहीं जा सकते, आप ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं कर सकते। इंस्टेड द रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यू which are deficient in oxygen before releasing it। जैसे कह रहा है कि in human being the respiratory pigment is hemoglobin। तो human being का बॉडी साइज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करता है, इनमें क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है। ये कौन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। तो इसके पास क्या होता है, विच हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है किसके साथ, विथ ऑक्सीजन। सो दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। तो ये किसके साथ प्रेजेंट होता है, ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है ये पिगमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर दैन ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड बाय द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो इसलिए कैसे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इन द डिजॉल्व फॉर्म ऑफ द ब्लड। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया है, काफ़ी ईजी है, 2-3 बार पढ़िए इस चीज़ को, वीडियो देखिए बार बार, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ डू यू नो, फैक्ट दे रखा है, ये ज़रा देखते हैं फैक्ट में क्या है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ये हर जगह देखते हैं, इवन मूवी स्टार्ट हो रहा है कहीं पे भी देखते हो तो हर जगह लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब क्यों है, लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड। तो क्या है, लंग कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है जब आप स्मोक करते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। The upper part of the respiratory tract is provided with a small hair-like structure called cilia। तो क्या प्रेजेंट होता है, cilia प्रेजेंट होता है upper part में। The cilia helps to remove the germs, dust and the other harmful particles from the inhaled air। तो cilia क्या करता है, जो भी germs है या फिर डस्ट है या फिर जो harmful particle है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो आपसे फंक्शन पूछेगा तो आप ये बता सकते हैं। स्मोकिंग डिस्ट्रॉय द हेयर। स्मोकिंग क्या करता है, ये जो हेयर है ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ड्यू टू विच जर्म्स, डस्ट एंड स्मोक एंड द अदर हार्मफुल केमिकल एंटर द लंग्स। तो इससे क्या होगा, जर्म्स या फिर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल या जो चीज़ नहीं रिक्वायर्ड है वो भी हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है एंड कॉजेज इन्फेक्शन, कफ एंड इवन अ लंग कैंसर। तो इसलिए क्या कॉज करेगा, या तो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है या तो कफ या फिर इवन अ लंग कैंसर। तो समझ में आ गया कि स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ क्यों है। तो यहाँ ख़त्म हो गया ये पेज। अब यहाँ पे बच्चों दे रखा है क्वेश्चंस। यहाँ पे कितने क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन है। तो हम एक एक करके ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो क्या एडवांटेज है, तो इसका आंसर देखें। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन सराउंडिंग वाटर। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ कर रहे हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं जो वाटर में, सराउंडिंग वाटर में।
सिंस द एयर डिजॉल्व इन द वाटर हैज़ अ फेयरली लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो डिजॉल्व वाटर में क्या हो गया, काफ़ी लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव मच फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग, इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो रेट है ऑफ ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये हम एक्टिविटी में भी देख चुके हैं, पर ये दोबारा क्वेश्चन के फॉर्म में, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन रिच एटमोसफेयर थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गन जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ऑक्सीजन को ले रहे हैं, थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू वो ले रहे हैं। हेंस दे हैव द मच लेस ब्रीदिंग रेट दैन ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इसलिए क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा लेस है एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों क्वेश्चन 1 समझ में आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, what are the different ways in which the glucose is oxidized to provide the energy in the various organism, क्या क्या डिफरेंट वेज है जिसमें क्या होता है ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखते हैं, आंसर है फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना है, टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये ब्रेक डाउन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है ऑफ द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस यील्ड अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड नोन एज पायरुवेट, तो ये किस में ब्रेक डाउन कर रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या हो गया बच्चों, पायरुवेट, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है आपको पायरुवेट में। द फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेट टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अब जो ये पायरुवेट है वो कैसे कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, हम ये देखते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पर आपको देखिए यहाँ पे पहला है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, द एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रहा है। द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट जैसे ईस्ट हो गया प्रोड्यूसेस द इथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एज द एंड प्रोडक्ट, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, सबसे एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो रहा है, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और उसका एंड प्रोडक्ट। तो ये देखिए ग्लूकोज है, ये साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा है, डेट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो पहला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, तो क्या बनेगा इथेनॉल जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, तो पहला ये हमने देख लिया। ओके, अब हम देखेंगे सेकेंड, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखेंगे, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव राइज टू 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि पायरुवेट ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना है हमेशा, एरोबिक रेस्पिरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच मोर लेस दैन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो द थर्ड इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन है तब क्या हो रहा है, समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन स्पेशली ड्यूरिंग अ फिजिकल एक्सरसाइज इन अ बॉडी या इन अ मसल्स, तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड, that is the formation of lactic acid in a muscles causes cramp। तो lack of oxygen में क्या हो रहा है, lactic acid that is 3 carbon molecule and energy का formation हो रहा है। तो बच्चों आ गया यहाँ पे समझ में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड टू ह्यूमन बींग, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ह्यूमन बींग में। सो इसका पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, तो कौन हेल्प कर रहा है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इट कैरीज द ऑक्सीजन टू द टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, तो ये उस टिश्यू में जा रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो बिफोर रिलीजिंग इट, तो रिलीज होने से पहले वो वहाँ पे जा रहा है जहाँ पे इसकी कमी हो रही है। नाउ द सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, therefore it is mostly transported from the body tissue in the dissolved form in a blood plasma to the lungs, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, ये बहुत ज़्यादा मोर सोल्यूबल इन वाटर, इसलिए कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी टिश्यू में, थ्रू
द ब्लड प्लाज्मा दैट इज डिजॉल्व फॉर्म में हो रहा है कहाँ तक, लंग्स तक. हेयर इट डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड टू द एयर इन द लंग्स. तो समझ में आ गई है क्वेश्चन नंबर 3 भी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन द ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. लंग्स में ऐसा क्या डिज़ाइन है सो डैट कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज मैक्सिमम हो सके. सो आंसर में कह रहा है विद इन द लंग्स द एयर पैसेज divides into the smaller and smaller tubules called a bronchi which in turn form a bronchioles. तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, और ब्रोंकाई किस में कन्वर्ट होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में. द ब्रोंक्यूल्स डोमिनेट इन द बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्विलाई. और जो ब्रोंक्यूल्स है ये एल्विलाई में डोमिनेट करते हैं. द एल्विलाई प्रेजेंट इन द लंग्स प्रोवाइड द मैक्सिमम सर्फेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कौन हेल्प कर रहा है, एल्विलाई. द एल्विलाई हैव द वेरी थिन वॉल एंड कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज. तो बच्चों हमने सारे क्वेश्चंस भी देख लिए, ये टॉपिक भी समझ लिया. अब हम आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो.